इमरान साहब ने हमारी तमाम बातों को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मैं ख़ुद इसको मॉनिटर करूँगा और अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह जो किसी सूरत भी जंगीर खान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। शहजाद अकबर साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है, उनके इल्म में लाया हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ और आपको इंश्योर करता हूँ कि किसी के साथ भी ज़्यादती जो है वो नहीं होने दूँगा। ये आप मेरे पे छोड़ दें, इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। पंद्रह जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा और फिर हालात का जायज़ा लेते रहेंगे। फैसला किया जाएगा कि इनको इन इम्तिहानात को और आगे लेके जाना है या उनको शुरू करा देना है। ओ लेवल के इम्तिहानात जो हैं वो अब अक्टूबर नवंबर के साइकिल में होंगे और इसी तरह जो ए और एएस के इम्तिहानात हैं वो अक्टूबर नवंबर साइकिल में होंगे। जो बच्चे अभी ज़रूरी है जिनके लिए इम्तिहान लेना, तो वो इम्तिहान A2 का जो है वो चलता रहेगा। कुछ ऐसे इलाके हैं, मिसाल के तौर पे मर्दान, जहां बीमारी का फैलाव इतना था कि वहां शहर भर में ऑलरेडी लॉकडाउन कर दिया गया है और इंशाअल्लाह इस दफ़ा रमज़ान और ईद सादगी से गुजारनी होगी। इम्पोर्ट मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो मुमकिन भी है और उसके ऊपर एक गुफ्तगू जारी है और उसमें उसको मुमकिन बनाया जाएगा। मास्क पहनने से, सोशल डिस्टेंसिंग से और इज्तिमाई सेटिंग्स में फ़ासला रखने से जो है बहुत हद तक ये कम होगा। जाली अकाउंट स्कैंडल में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर। इम्तिहानात के फैसले ने हुकूमत को इम्तिहान में डाल दिया है। ओ लेवल और ए लेवल के इम्तिहानात के इनेकाद पर विफाकी वज़ीर तालीम आज से पहले बज़द थे और आज उन्होंने जून तक इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान कर दिया है। क्या इम्तिहानात को मजीद मुलतवी किया जाएगा या स्कूल एसेस्ड ग्रेड्स का रास्ता इख्तियार किया जा सकेगा? ये सवाल तुलबा और वालिदैन की जानिब से उठाया जा रहा है। दूसरी जानिब कोरोना के रोजाना की बुनियाद पर बढ़ते केसेस अस्पतालों पर बोझ की सूरत में भी सामने आ रहे हैं। मुतादिद हिदायत और अहकामात के बावजूद अवाम की जानिब से SOPs पर अमल दरामद में लापरवाही केसेस में इजाफे और तिब्बी सहूलियात में रुकावट के तौर पर सामने आ रही है। दूसरी जानिब क्या वज़ीर आज़म की जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप से मुलाकात आने वाले दिनों में किसी को NRO ना देने के दावे पर यू टर्न की सूरत में अंजाम तक पहुंचेगी? और नैब की जानिब से आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक और रेफरेंस फाइल कर दिया गया है। क्या मुफाहमत के बादशाह समझे जाने वाले आसिफ अली जरदारी इस मुश्किल पर भारी पड़ेंगे या अपने गुज़श्ता फैसलों पर नजरे सानी करेंगे? ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के चंद अहम सवालात पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान का सबसे पहला सवाल यह है कि 15 जून तक तमाम इम्तिहानात मुलतवी, क्या हुकूमत का ये इक़दाम दुरुस्त है? पाकिस्तान का दूसरा सवाल है जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप की वज़ीर आज़म से मुलाकात, क्या वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन को NRO दे देंगे? पाकिस्तान का तीसरा सवाल है कोरोना की खतरनाक सूरत हाल, क्या हमारे अस्पताल मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं? पाकिस्तान का अगला सवाल है वज़रा की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, कोरोना SOPs पर अमल दरामद कौन करवाएगा? और आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान का आखिरी सवाल है नैब का आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक और रेफरेंस, पीपल्स पार्टी का अब लाहे अमल क्या होगा? इन तमाम सवालात पर बात करेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और डॉक्टर साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है माहिर तालीम अली मोइन नवाजिश ने। अली मोइन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले इम्तिहानात मुलतवी ना करने का अटल फैसला, फिर अब इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। हालांकि कोरोना केसेस की शरह में तो 14 अप्रैल के बाद से इजाफा दिखने में आ रहा था, फिर यह सख्त फैसला पहले क्यों नहीं किया गया? देखिए साहब, मैं आपको बताऊं कि जो कोरोना की सिचुएशन है बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है
ये डे टू डे और वीक टू वीक चेंज होती है। आज से जो 10 दिन पहले हम फैसला कर रहे थे, वो आज शायद हमारे लिए फैसला ठीक ना हो। जो आप देखेंगे, जो जिस पीक पे अब हैं हम, अगर आप पिछली पीक पे चले जाएं, पिछले साल जब हम जून में थे, तो ये उससे कहीं ज्यादा है। सो आई थिंक जो भी हमें फैसला करना है, आप कोई भी फाइनल फैसला आप वाकई में इस वक्त नहीं कर सकते। अब ये 15 जून वाला भी जो फैसला है, ये कोई अटल फैसला नहीं है। एज वी गेट क्लोजर, क्योंकि इसमें हर रोज मीटिंग्स होती हैं, हर हफ्ते मीटिंग्स होती हैं, और चीजें अगर हमें आगे लेके जानी पड़े तो आगे लेके जानी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे हमने अपने बच्चों की जिंदगी और उनके माँ बाप की और उनकी फैमिलीज की देखनी है। तो फैसले तो जब इतनी सिवियर सिचुएशन हो और इतनी मुश्किल सिचुएशन हो सारी दुनिया पे, तो आपको फैसले अपने चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेगा। अली मोइन नवाजी साहब, आप भी चूंकि तलबा की और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात को उठाते रहे हैं, ज़ाहिर है इनकी आवाज़ आप बने हैं गुज़श्ता काफ़ी अरसे से, आप भी यही समझते हैं कि चूंकि कोरोना की गैर यकीनी सूरत हाल है, इसलिए हतमी फैसला करने में कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही थी, या फिर वजह कुछ और है? देखिए, अब वजह तो जो भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पहले स्टूडेंट्स को बताया गया कि एग्ज़ाम्स होंगे और एक स्टांस लिया गया कि इस साल कोई बच्चा एग्जाम के बावजूद पास नहीं होगा, एक बड़ा इनफ्लेक्सिबल स्टांस लिया गया। मेरा ख्याल है सिचुएशन की फ्लूइडिटी जिस तरह डॉक्टर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया कि है, तो जो डिसीजन भी थी वो भी इसी तरह की फ्लूइड होनी चाहिए थी और बच्चों को बोर्ड रखना चाहिए था। पहले बच्चे शदीद स्ट्रेस में रहे कि अच्छा पेपर होने हैं, कोविड सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इंडिया से जिस तरह हमें हमसाए मुल्क से पता चल रहा है, और दुनिया भर में बहुत से ममालिक है जहाँ पर मामलात बिगड़ रहे हैं। तो वहाँ पर जब इस तरह की चीज़ें हो रही थी, तो तब भी बच्चों को ये मैसेज जब दिया जा रहा था कि आप पेपर लेंगे, और सिर्फ जब इन प्रेशर बहुत ज़्यादा बना तब पेपर्स को मुलतवी किया गया। तो ये बच्चों के साथ मेरे ख्याल से उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट थे। बहुत से बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि पिछले दिनों जो पेपर 1-2 हुए हैं कि हम कोविड पॉजिटिव है, हमारी फैमिली कोविड पॉजिटिव है, हम एसिम्प्टोमेटिक हैं, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं, बहुत प्रेशर है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी अगर शुरू से ही कोविड की इस फ्लूइडिटी को ज़हन में रखा जाता और प्रायोरिटी ये बनाई जाती कि बच्चों की वेलबींग किस तरह हो। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल यही किया जा रहा है कि अगर तो ठीक है, ये तो सब मान रहे हैं कि कोविड केसेस अनसर्टन हैं, कोई एक फिक्स हिकमत अमली अभी नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इम्तिहानात शुरू होने के बाद फिर ये फैसला करना कि इम्तिहानात अब हम मुलतवी कर रहे हैं, तो जब तलबा पहले आवाज़ उठा रहे थे तो उन्हें कुछ क्लियर गाइडेंस क्यों नहीं दी गई, कोई क्लियर रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया उन्हें? देखिए, जो हमने तैयारी की थी कैम्ब्रिज के साथ और ब्रिटिश काउंसिल के साथ, वो एक पूरी तैयारी थी SOPs के साथ, सब चीज़ों के साथ, ठीक है। जब आप एक प्लान बनाते हैं, ऑब्वियसली वो ज़रूरी नहीं कि वो प्लान काम करे। जब हमने देखा कि देखें सिचुएशन इज़ गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, तो हमने कहा कि नहीं, अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखें आज से जो 10 दिन पहले सिचुएशन थी, आज वो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। सो आई थिंक व्हाट वी डिड टुडे, आज हम 2 घंटे इस पर बैठे रहे। मैं कोरोना की जो कैबिनेट कमेटी है उसमें भी हूँ, आज उसमें भी मीटिंग थी, NCOC की भी मीटिंग थी, सारा दिन यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। और आप इस वक्त भी जाके TV पे देखें तो नए इकदामात जो हैं वो लगा दिए गए हैं, नई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, नए लॉकडाउन्स आ गए हैं। आप देखें कि ये कल खबर नहीं थी, ये 4 दिन पहले नहीं थी कि ये होने जा रहा है, और आज हमें वो चीज़ें सब करनी पड़ी। सो ये डे टू डे सिचुएशन है, वीक टू वीक सिचुएशन है। I think everybody is trying to do their best, मगर सिचुएशन ऐसी है कि we have to put up with it। तो डॉक्टर साहब, इस सिचुएशन में फिर कोई दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकाला गया? जिस तरह से हमारे पास स्कूल असेस ग्रेड्स का सिस्टम मौजूद है, कोई ऐसा ऑल्टरनेट जिस पे कम से कम अनसर्टेनिटी की वजह से फैसले तब्दील ना करने पड़े और तलबा को भी पता हो, टीचर्स को भी पता हो, वालिदैन को भी पता हो कि सिचुएशन कुछ भी हो, ये रास्ता कम से कम है जो अडॉप्ट हो रहा है। देखिए, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हमने पिछले साल प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिए, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स, ठीक है जी। आप इस तरह प्रेडिक्टेड ग्रेड के ऊपर प्रेडिक्टेड ग्रेड दे सकते हैं, ये हम लोग नहीं समझते इस बात। जो आम आवाम है वो इस बात को नहीं समझती कि प्रेडिक्टेड ग्रेड पहले दिया था, उसके ऊपर अब हम फिर प्रेडिक्टेड ग्रेड देते हैं। कोई ना कोई मेरिट तो पीछे होना चाहिए ना जिसके ऊपर आप प्रेडिक्टेड ग्रेड देते हैं। यू कैन नॉट डू इट ट्वाइस इन अ रो। सो एग्जाम सबको देना ही था, सो इसलिए अब अभी नहीं देना पड़ा, बाद में देना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी कि आप उनको दो दफा इकट्ठा प्रेडिक्टेड ग्रेड देते हैं। Doesn't make any sense and it's not possible. अली मोइन, आप चूंकि खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, इन इम्तिहानात से आप भी गुजरे हैं, तो जो दुनिया भर में इस वक्त राइज प्रैक्टिस है इस पेंडेमिक में, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेड ग्रेड के ऊपर ग्रेड नहीं दे सकते थे, इसीलिए हम ऐसे चीज की तरफ नहीं गए, क्या नहीं दिए जा सकते थे और दुनिया भर में क्या चल रहा है प्रैक्टिस में?
देखिए, मैं 3 बातें करूंगा। पहली बात तो ये कि प्रेडिक्टेड ग्रेड बिल्कुल दिए जा सकते हैं और दोबारा दिए जाए। यूके जहां ओ लेवल्स का ऑरिजिन है, जहां कैम्ब्रिज का एग्जाम बोर्ड होता है, वहां पर इस साल दूसरी दफा प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि यही यूके जिसने पाकिस्तान को चंद हफ्ते पहले रेड लिस्ट कर दिया था कि यहाँ कोविड की सिचुएशन इतनी खराब है कि वहां से यहाँ कोविड ना आए, वहां का एग्जाम बोर्ड पाकिस्तान में एग्जाम्स इतना सेफ समझ सकता है कि ले सके, इसकी बात समझ नहीं आती। और तीसरी बात ये कि देखें, प्रेडिक्टेड ग्रेड्स के पीछे जो साइंस है वो सिर्फ ये नहीं है कि पेपर नहीं हो सकते। यूके की अपनी रिपोर्ट, उनकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, मैं यूके का बार बार इसलिए रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि ओ लेवल्स की बात कर रहे हैं एंड यूके इज द कंट्री वेयर इट कम्स फ्रॉम। तो यूके की अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एग्जाम्स कराना शायद इम्पॉसिबल ना हो, लेकिन एग्जाम्स लेना इस वक्त गलत इसलिए है क्योंकि बच्चे डिस्प्रपोर्शनेटली इफेक्ट हुए हैं। स्कूल्स इतने माह बंद रहे हैं, अमीर बच्चा तो 50-50 हज़ार रुपए की प्राइस लेता रहा है, उसका तो रिजल्ट अच्छा आएगा। जो मिडिल क्लास बच्चा है, जिसका इंटरनेट भी ठीक नहीं था, जिसकी ऑनलाइन एजुकेशन भी ठीक नहीं थी, घर में प्राइवेट स्पेस भी नहीं थी उसकी पढ़ने के लिए, उसके साथ ज्यादती है कि अगर पूरे साल में इतने माह डिस्ट्रप्शन रही है और उसके बाद भी हम इम्तिहानात की तरफ जाएं, तो इन सब चीजों पर हमें सोचना पड़ेगा। कनाडा में, यूएस में, यूके में, हालांकि यूके में इस वक्त सिचुएशन बहुत बेहतर है, वैक्सीनेशन बहुत हो गई हैं, केसेस कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो एग्जाम्स की तरफ नहीं जा रहे। तो इट्स नॉट अबाउट, देखिए ये अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस है, दुनिया ने कभी इस तरह फेस ही नहीं किया। अच्छा अली मोइन, तो इस सारे जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन की आप भी बात कर रहे हैं, पेंडेमिक 1 साल से जायद का अरसा हो गया, हम ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं, तो इस सारे कोर्स ऑफ टाइम में हुकूमत की जो फैसला साजी है, जो पॉलिसी है, उसको आप कैसे देखते हैं? कंसिस्टेंट रही है या उसमें मुश्किलात या मसाइल देखे हैं आपने? देखिए, मैं अगर हुकूमत की पॉलिसी पे बात करूं, मैं कहूंगा हमें वैक्सीनेशन ज़्यादा चाहिए, हमें एसओपीज़ की कंप्लायंस ज़्यादा चाहिए। बाकियों पे मैं इतना क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड वेव रही है। हाँ, मैं ये ज़रूर समझता हूं कि बच्चों को अगर क्लैरिटी दी जाती, स्टूडेंट असेस ग्रेड्स की तरफ जाया जाता, जिस तरह यूके में गया गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ये टेंशन, मेंटल हेल्थ और इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो जाती। एक बात यह है कि हम स्टूडेंट्स को हमेशा नेगेटिव लाइट में देखते हैं कि देखें वो बाहर जा रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो एग्जाम्स भी दें। देखें, 2 wrongs don't make a right। अगर वो एसओपी की वायलेशन गलत है तो ये भी गलत है। फिर इसके साथ साथ ये, तो इसलिए मैं पॉलिसी पे इतना क्रिटिसाइज नहीं करता, ठीक है, लेकिन आई थिंक हम बच्चों को क्लैरिटी देते। डॉक्टर साहब, आपसे ये अभी जानना ये चाहेंगे कि तलबा का और वालिदैन का मुतालबा तो कहीं ना कहीं अभी भी स्कूल असेस्ड ग्रेड्स की तरफ खड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि जो नवंबर अक्टूबर के इम्तिहानात हैं वो तो पहले भी उनके पास ऑप्शन थी। सवाल यही है कि कोविड की जो सूरत हाल है वो अभी तो कम होती नजर नहीं आ रही। अब बरतानिया में या दीगर ममालिक में भी तो प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पर प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दिए जा रहे हैं, तो फिर हमें क्या मसला सामने आ रहा है इस पॉलिसी को अपनाने में? क्योंकि देखें, जितने तलबा और माँ बाप ये कह रहे हैं ना कि प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दें, मेरे पास आप मेरे फ़ोन में उतने ही पेरेंट्स और उतने ही स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि जी प्लीज़ एग्ज़ाम करवा दें क्योंकि हमने अपने ग्रेड्स बेहतर करने हैं और हम प्रेडिक्टेड ग्रेड्स में बिलीव नहीं करते। सो देखें, ये दोनों साइडों की सिचुएशन है, सिर्फ आप एक साइड की सिचुएशन मत लें प्लीज़। मेरे पास तो दोनों साइड्स हैं, तो इसलिए आप तो सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं ना, क्योंकि वो मीडिया ने भी हाइप दे दी और कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए अपनी पॉपुलैरिटी के लिए भी इस चीज़ के अंदर। जो लोग एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं उनकी बात भी तो कोई सुने ना, कि वो भी तो चाहते हैं कि जी हमारा एग्जाम हो, हम अपने ग्रेड्स भी अपने एग्जाम्स के हिसाब से लेना चाहते हैं। पेरेंट्स भी मेरे साथ इन्वॉल्व हुए जिन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल हम चाहते हैं एग्जाम्स हो, हमारे बच्चों के एज आते जा रहे हैं या A-B आ रहे हैं एंड वी वांट कि हमारे बच्चों के एग्जाम हो। सो आप दोनों साइड्स को बैलेंस करके चलाएं, सिर्फ एक साइड पे नहीं हम चल सकते कि एक छोटे से ग्रुप ने ये पूरी एक मुहिम चला दी तो उन्होंने सोशल मीडिया को भी कैप्चर कर लिया, ये कर लिया, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे थे और जो चाहते हैं कि एग्जाम हो उन्होंने मुहिम नहीं चलाई, तो मेरे ख्याल से उनको भी चलानी चाहिए थी। अच्छा, तो शायद जो दूसरा मामला है हमारे यहाँ एक और जो पैरेलल सिस्टम ऑफ एग्जाम्स जो हमारा लोकल बोर्ड्स का चल रहा है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट का, क्योंकि अब इसके बाद जो हायर एजुकेशन है उसमें तो फिर दोनों ने बराबर हो जाना है आकर, उनको इकट्ठा रखने के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है कि जो OA लेवल्स के इम्तिहानात हैं और मैट्रिक इंटर के इम्तिहानात किस तरह से ऐसी टाइमलाइन में हो कि बाद में हायर एजुकेशन में दाखिलों में किसी का साल ज़ाया ना हो? देखिए, हम ये करेंगे कि इस पे आज भी बात हुई है, इस पर हम पहले भी बातचीत करते रहे, हायर एजुकेशन मिनिस्टर और मैं दोनों हम बैठ के राजा यासिर के जो एडमिशन्स हैं उनको हम आगे मूव कर देंगे। जब एग्जाम्स होंगे ना उसके साथ देख के रैशनल के कब तक उनको मूव करना है
उसमें तो वो हमारे अपने कंट्रोल में है ना, उनकी एडमिशन मूव करना, क्योंकि वो लोकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं। सो उसमें कोई इशू इंशाल्लाह ताला हम नहीं आया। तो अगर इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तिहानात हम पहले करा लेते हैं या फिर OA लेवल्स के इम्तिहानात पहले हो जाते हैं, तो इन एनी केस जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो उस कोर्स ऑफ टाइम में वेट करेंगे और फिर एकेडमिक कैलेंडर पूरा तब्दील हो जाएगा। देखिए, वो सिर्फ उतने टाइम के लिए होगा जितने टाइम के लिए हम इस सिचुएशन के अंदर हैं। मे बी इट्स 3 months, मे बी इट्स 6 months, मे बी इट्स 10 months। सो इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि जो देखें, मैं आपको दोबारा साथ बताऊं, जो फैसले हम कर रहे हैं वो सिर्फ अगले 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने हम देख के करते हैं, मगर जब हम देखते हैं कि वो 10 दिन के बाद हमें कई दफा फैसला चेंज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। हमें 1 महीने का फैसला जो है वो तो इतनी दूर का अब लगता है, लेटली 1 महीना तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं वो 1 साल आगे चला गया। सो इसलिए वी विल गो। डॉक्टर साहब ठीक है, हमें मतलब हमेशा होप फॉर द बेस्ट तो रखनी चाहिए, लेकिन बुरे हालात के लिए तैयारी तो रहनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता हालात ठीक नहीं होते, केसेस इसी तरह से रहते हैं, तो फिर अल्टीमेटली पास करने की तरफ ही जाएंगे बगैर इम्तिहानात के और प्रेडिक्टेड ग्रेड्स पे। उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर दूर है और जून भी दूर है। सो अभी मैं नहीं कह सकता, मगर मैं तो ये चाहूंगा कि सब बच्चे एग्जाम दे के ही आगे जाएं इंशाल्लाह ताला, और हमारी कोशिश भी यही है। मगर सब कुछ हालात के ऊपर डिपेंड करता है, और सबसे जरूरी जो चीज है वो हमारे बच्चों की जिंदगी और उनकी फैमिली की जिंदगी है। सो इसलिए आई विल नॉट मेक एनी कमेंट ऑन दैट कि आगे जाके हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा अली मोइन, आपसे भी आखिर में ये कमेंट ले लेंगे। डॉक्टर साहब ने भी ये जिक्र किया कि हम एक साइड ऑफ द पिक्चर देख रहे हैं, वो तमाम तलबा जो SAGs के हक में बात कर रहे हैं, जबकि एक बड़ी तादाद उनकी भी जो अपने ग्रेड्स बेहतर करना चाहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में फिर कौन सा दरमियानी रास्ता आपके मुताबिक लिया जा सकता है? देखिए, एग्जाम्स बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल मैं अग्री करता हूं जो एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, लेकिन एग्जाम्स कंडक्ट करना एक हेल्थ एंड सेफ्टी का मसला है सर। दूसरी तरफ जो बच्चे एग्जाम्स की डिले और उस पर बात कर रहे हैं, उनकी अपनी वजूहत हो सकती हैं कि उनका टाइम ज़ाया हो सकता है, उन्होंने और चीज़ें करनी होंगी। लेकिन हम ये भी इस इक्वेशन में भूल जाते हैं कि शायद जो बच्चे स्कूल असेस्ड ग्रेड्स डिमांड कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि उनकी एजुकेशन बहुत डिसरप्ट रही है, उनको वो मौके नहीं मिले, उनकी ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट का हाल, ये सब चीज़ें हमारे सामने रही हैं, तो वो भी हमें इक्वेशन में रखना चाहिए। और एक बात देखें, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, मैंने खुद बहुत सारे A ग्रेड्स वगैरह लिए। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर इस सिचुएशन में मुझे इम्तिहान देना होता तो मैं बहुत मेंटल स्ट्रेस में होता और मैं ना दे पाता। तो जो स्टूडेंट्स आवाज उठा रहे हैं, आप उनको अगेन नेगेटिव नजर से ना देखें कि वो एक माफिया है या कोई कंस्पिरेसी है। उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, और प्लीज स्टूडेंट्स को इस तरह विलिफाई ना करें। ये हमारा ट्रेडिशन रहा है। बच्चा डिसलेक्सिक भी होता है, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है, मेंटल हेल्थ होता है, वो बच्चा नालायक है, सारी गलती उस बच्चे की है, जबकि उनके जेन्युइन प्रॉब्लम्स को हम नहीं समझते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुराद राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अली मोइन नवाजिश हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल पर हमें अपनी राय से और सिनेरियो से आगाह कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ नाज़रीन एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर इश्यूज पर भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। जहांगीर खान तरीन हम ख्याल ग्रुप के अरकान की आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। क्या वज़ीर आज़म साहब ने जिस तरह से आज कहा कि वो किसी किस्म के दबाव में नहीं आएंगे, वाकई मुस्तकबिल में वो कोई दबाव नहीं लेंगे या सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मालिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मालिक साहब, आज बज़ाहिर तो मुलाकात कोई ख़ास नतीजा खेज नहीं रही, आप क्या समझते हैं, वाकई जहांगीर तरीन ग्रुप दबाव नहीं डाल सकेगा वज़ीर आज़म साहब पे? देखिए, मेरा ख्याल है दबाव में तो आगे हैं। द वेरी फैक्ट कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप के नाम से मुलाकात हुई और वज़ीर आज़म ने मुलाकात की, 30 लोगों का क्लियर एजेंडा था, उस पर मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने अली जफर साहब को नॉमिनेट किया कि वो इनकी ग्रीवेंसेस को देखें। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट है जहांगीर खान तरीन ग्रुप के लिए। वरना अगर बात इतनी असूलों की होती साहब तो फिर तो बड़ा सिंपल था। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं नहीं मिलता। प्राइम मिनिस्टर कितने बाकी लोगों से मिले हैं जिनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, जिनकी इंक्वायरी खुली भी है। द वेरी फैक्ट उनको मुलाकात करनी पड़ी क्योंकि 30 लोगों का जो कॉम्पोजिशन है, इसमें 11 MNAs और दूसरे MPs हैं, ये दोनों जगह पे हुकूमत गिरा सकते हैं अगर इनकी डील कहीं पे हो या उस रविश पे चल पड़े। ये ऐसी थ्रेट नहीं है जिसको वो इग्नोर कर सकें। द वेरी फैक्ट कि ये मुलाकात हुई है, ये इस चीज की एडमिशन है कि कितना प्रेशर था। और कैबिनेट में भी इस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी फवाद चौधरी की, जिस पर उन्होंने कहा कि जी किसी के साथ स्पेशल सलूक नहीं होगा, वो नहीं होगा।
भैया स्पेशल सलूक तो हो रहा है। मुझे बता दें बाकी किससे मिले हैं प्राइम मिनिस्टर, किसके लिए एक पॉइंट पर्सन नॉमिनेट हुआ है? ये तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज वो जाएंगे और वो शायद कोई जुडिशियल कमीशन अनाउंस कर देंगे, वो तो नहीं होगा। बट द वेरी फैक्ट के मुलाकात हुई, द वेरी फैक्ट के जहांगीर खान तरीन ग्रुप के नाम से ग्रुप गया, उनकी मुलाकात हुई और ग्रुप ने आके अनाउंस किया कि हम दोबारा तरीन के जहांगीर तरीन के साथ उनकी 3 तारीख या 2 तारीख वाली पेशी है उसके साथ जाएंगे। इट मीन्स कि ये लाइंस ड्रॉन है और आई थिंक अगर इस वक्त जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना हु ब्लिंक, तो डेफिनेटली द गवर्नमेंट ब्लिंक, प्राइम मिनिस्टर ब्लिंक। तो मालिक साहब, एक जानिब जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि जी शहजाद अकबर साहब पर मुझे पूरा भरोसा है और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो कोई फैसला करें, फिर दूसरी जानिब जैसे आप भी कह रहे हैं और बैरिस्टर अली जफर के जिम्मे कर दिया ये मामला, तो क्या फिर ये दोनों बातें आपको एक साथ जाते हुए नजर आ रही हैं? नहीं, पहली बात यह है कि थोड़ा सा हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उन्होंने बैरिस्टर अली जफर को नॉमिनेट किया है इस ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए और इनकी ग्रीवेंसेस सुनने के लिए। उसका मतलब ये नहीं है कि शहजाद अकबर को हटा दिया गया है। ग्रुप की रीडिंग ये है कि उन लोगों ने जो बयान दिए उनसे उन्होंने ये अज्यूम किया है कि जिसका मतलब है कि उनकी रजामंदी हो गई है। ये अभी प्रीमेच्योर है कहना कि जी शहजाद अकबर को हटा दिया है। एक बंदे को नॉमिनेट करना और एक बंदे को हटाना ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लेकिन बहरहाल द वेरी फैक्ट के साथ के एक इक्वेशन में एक और बंदा डाल दिया है इलेक्टेड और जो लॉ मिनिस्टर भी रहे हुए हैं और लॉ के मामला समझते हैं, उनकी इंक्लूजन बड़ी इंटरेस्टिंग है। और मेरा ख्याल ये है कि अगर आज किसी भी हम जाविये से देखें तो ये आज द डे बिलोंग्स टू जहांगीर तरीन खान ग्रुप। उन्होंने डेफिनेटली अपना एक अचीवमेंट की है अपने लिए, मामूली बात नहीं है। अच्छा मालिक साहब, कल प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में एक तकरीब में शाह महमूद कुरैशी साहब ने काफ़ी हार्श बातें की, लाइन ड्रॉ करने की बात की। फिर प्राइम मिनिस्टर खुद भी ये बातें करते रहे कि किसी किस्म के इन्फ्लुएंस में वो नहीं आएंगे। तो जिस तरह के आप भी कह रहे हैं कि ये मुलाकात इन इटसेल्फ एक इशारा है कि कुछ ना कुछ असर तो है, तो ये मुलाकात तो पहले भी हो सकती थी, फिर अब क्यों हुई? नहीं, शाह महमूद साहब की आपको हिस्ट्री याद रखनी होगी। जब पंजाब में चीफ मिनिस्टर की नॉमिनेशन की गेम चल रही थी और इलेक्शन था, तो शाह महमूद साहब के लोग और वो खुद भी प्राइवेटली ब्लेम करते थे जहांगीर तरीन को। आपको याद होगा शाह महमूद इलेक्शन हार गए थे प्रोविंशियल असेंबली का, और उसके अंदर बड़े डिफरेंसेस थे। और शाह महमूद कैम्प करके ओपनली कहना था कि जी हमें जो MPA का इलेक्शन हरवाया है वो जहांगीर तरीन साहब ने हरवाया है, ग्रुपिंग करवा के सब कुछ, क्योंकि वो शाह महमूद को चीफ मिनिस्टर की गेम से बाहर निकालना चाहते थे। तो जो शाह महमूद साहब जब हार्ड लाइन लेंगे तरीन पे, जहांगीर तरीन पे, तो उसकी एक अपना कॉन्टेक्स्ट है, उनकी अपनी जो है ना पुरानी जिसको कहते हैं कॉर्ड हैगी है पंजाबी में। तो वो खाली इमरान खान की बात नहीं कर रहे थे, वो अपना गुस्सा भी निकाल रहे थे। मैं उस पर नहीं देखता। देखें, इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी एक आदत है, वो जिसको कहते हैं ना कि वो रिटेलिएट करते हैं अगर उनको आप दीवार के साथ लगाएं। जो अगर उनकी पर्सनालिटी को देखें तो उसके मुताबिक किसी कीमत में उनको नहीं मिलना चाहिए था इस ग्रुप के साथ, बिकॉज इट शोज वीकनेस, लेकिन उनको मिलना पड़ा। नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिटिक्स में, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में, खासतौर पर जब अपोजिशन आपके खिलाफ गवर्नमेंट गिराने की बातें कर रही हो, तहरीक की बातें कर रही हो। 30 लोग, 11 MNA, 12, 15, 16 MPs, ये दोनों जगह की मेजॉरिटी ऑलरेडी थिन मेजॉरिटी है दोनों जगह पर। लेकिन मालिक साहब, जब एक मुतालबा जुडिशल कमीशन का वो मुस्तरद हुआ, शहजाद अकबर साहब वाला मुतालबा मुस्तरद हुआ, अब बैरिस्टर अली जफर वाला जो इन्होंने कहा है कि वो उनके ग्रीवेंसेस सुनेंगे, क्या आप समझते हैं कि ये होम्योपैथिक मुलाकात रही और क्या जहांगीर तरीन ग्रुप मुतमईन होगा आज की सारी मुलाकात से? नहीं, देखो इस किस्म के मामला में चीजें इंक्रीमेंटल होती हैं हमेशा। चीजें एक दिन में कुछ तय नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक ही होती हैं, कुछ चीजें फ्रंट पे होती हैं, कुछ बैकग्राउंड में होती हैं। अब अगर अली जफर पढ़ेंगे, अली जफर क्या पढ़ेंगे? अली जफर अगर पढ़ेंगे तो इसलिए पढ़ेंगे ना कि आप देखें कि यार प्रोसिक्यूशन में कुछ ज्यादा ज्यादती तो नहीं है, प्राइवेट वो शहजाद अकबर जिसका इल्जाम लगता है वो कि अपना कॉलें तो नहीं कर रहे FIA को, वो ये तो नहीं कर रहे। डेफिनेटली चीजें डाइल्यूट होंगी। आज अगर किसी की अथॉरिटी डाइल्यूट हुई है तो वो इस मामले में शहजाद अकबर की हुई है, चाहे उनको हटाया नहीं है, चाहे कुछ नहीं किया। लेकिन द मोमेंट यू ऐड वन मोर, अभी तो वो अकेले खेल रहे थे ना इस फील्ड में, अब जो भी है चाहे ऑप्टिक्स के लिए भी हो, एक और बंदा इक्वेशन में डाल दिया गया है। मैंने आपको बताया है द वेरी फैक्ट कि जहांगीर तरीन खान ग्रुप के नाम से उस ग्रुप ने मुलाकात की
और आके ये कहा कि जी हम अभी जाएंगे उधर पेशियों पे साथ। ठीक है। उन्होंने 2 मैसेज दिए कि भैया ये ग्रुप इंटैक्ट है और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है, और हमने अपने रास्ते खुले रखे हुए। तो ये अभी मामला खत्म नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, आज का अगर आप दिन कहते हैं तो आई थिंक आज का तो राउंड 1 गोज टू जहांगीर तरीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। यहाँ पर मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप में मौजूद हैं नज़ीर चौहान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर चौहान साहब वक्त देने के लिए। चौहान साहब, मुतमईन हैं आज की मुलाकात से? जो मुतालिबात तहफ़्फ़ुज़ात आपने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखने थे वो तस्लीम हो गए आपके? बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बेसिकली मैं समझता हूँ कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने बड़ी मेहरबानी की और उन्होंने हमें टाइम दिया। और बेसिकली हम सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं जी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो कुछ भी नहीं बाहर। तो हमारी सोच सिर्फ एक थी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कायद, अपने लीडर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपने जो हमारे गिले हैं वो सुनाएं और उनकी टेबल तक पहुँचाएँ उन चीज़ों को कि सर अभी हमारे साथ क्या हो रहा है या तरीन साहब के साथ क्या हो रहा है, या बाकी कुछ दोस्त हैं जहाँ जहाँ से हमने फीलिंग ली है सारी हमने तरीन साहब की जाके बताई है खान साहब को। खान साहब ने सुन के काफ़ी देर कुछ देर देखते रहे, काफ़ी समझा उन्होंने, और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो खान साहब नोटिस में पहले नहीं थी और वो सुन के उस पर हैरान भी हुए। और यही वजह है। कौन कौन से वो मामला थे चौहान साहब जो खान साहब केल में नहीं थे? क्योंकि वो तो कहते हैं कि वो क्लोजली देख रहे हैं शुगर के मामला को। तीन ऐसे थे, अपना जो FIR सीन जिसमें चीनी का जिक्र तक नहीं किया गया था और वो तीनों FIR खान साहब के सामने रखी गई। तो वो भी एक खान साहब के सरप्राइज था कि 3 FIR जो कटी हैं जो चीनी के ऊपर नहीं कटी हैं, कोई और ही FIR है। तो लिहाजा मकसद कहने का ये था कि ये तो इसी बात पे हम कल्प रहे थे कि सर अगर कोई जहांगीर खान तरीन साहब के ऊपर एलिगेशन हैं, जिस चीजों के ऊपर हैं वो अपना आपको क्लियर करें और जाके अदालतों को फेस करें। यानी जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो FIR कटी थी उनकी तफसीलात खान साहब को नहीं पता थी? जी, उनके जो पर्चे की कॉपियां थी वो आज हमने पहुंचाई है ना। सारे जो पर्चे हुए हैं उनके ऊपर जो USP पे जाते रहे हैं और वो USP के मुताबिक सारे पर्चे कटे हैं। उसके अंदर चीनी नाम का एक जिक्र नहीं है, एक लफ्ज में कहीं लिखा तो हो कि चीनी के ऊपर इनको पकड़ा गया या चीनी के ऊपर फलां किया गया, चीनी नाम का एक लफ्ज उसके अंदर शामिल नहीं। तो क्या आपने फिर बताया वज़ीर आज़म को कि कौन छुपाते रहे उनसे ये हकायक और फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई वज़ीर आज़म करेंगे? क्या उन्होंने कुछ आपसे जिक्र किया? जी बिल्कुल, उन्होंने बड़ा मेहरबानी फरमाई, शफ़क़त किया वज़ीर आज़म साहब ने, और उन्होंने ये बात कही कि आप बिल्कुल मुतमिन रहें, सब पार्टी के अंदर हैं और वो इंसाफ के लिए हमेशा साथ रहेंगे, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो। इंसाफ जॉन साहब, शहजाद अकबर साहब पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपको भी जहांगीर तरीन साहब को भी, वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या वज़ीर आज़म साहब के सामने रखे हैं? उस पर उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया? बिल्कुल रखे हमने, बिल्कुल रखे हमने, और ये कहा हमने वहाँ पर रिक्वेस्ट की है अपना वज़ीर आज़म साहब को कि सर बात ये है कि ये हमारे साथ एक शहजाद अकबर साहब हैं जो पर्सनल हुए हैं और ये किसी और एजेंडे पे काम कर रहे हैं। काइंडली मेहरबानी करके आप मेहरबानी करें, इसकी गैर जारबंदाराना जो है वो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं या कोई। प्राइम मिनिस्टर ने तो शहजाद अकबर साहब पे एतमाद का इजहार किया है फिर आपके इस तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद। हमने जो रिक्वेस्ट की थी, हमने जब रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फिर अली जफर जो बैरिस्टर अली जफर हैं वो उनको उन्होंने, क्योंकि वो एक सेंटर भी हमारे हैं और वो कॉर्पोरेट सेक्टर को समझते भी हैं, ये क्या चीज़ें हैं किस तरह से जानी है। तो जॉन साहब, फिर ये जो सारी आपकी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, ये अहवाल आपने जहांगीर तरीन साहब के सामने रखा, वो मुतमईन है क्या इस मुलाकात से, और क्या आप दोबारा मुलाकात करेंगे आप प्राइम मिनिस्टर से? मुतमईन आए हैं और बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कम अज कम एक पॉजिटिव साइन मिला है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, और हम सब लोग मुतमईन है इस बात से कि इंशाल्लाह ताला जो हमारी सोच थी कि कम अज कम एक फ्री, जो एक हर बंदे का हक है तो उसको इंसाफ फ्री मिले और इसके ऊपर कोई ऐसी चीज ना हो कि इसके ऊपर उसको तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब भी मुतमईन है सारी मुलाकात से, तो क्या आप वो अगली मुलाकात में वो होंगे खुद मौजूद या अगली मुलाकात भी आप लोग करेंगे? मेरे ख्याल से तरीन साहब बहुत जल्द खान साहब को मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं मिलेंगे जब तक वो फेस कर रहे हैं अदालतों का। हम तरीन साहब से भी कहेंगे कि आप बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तरीन साहब जब तक अदालतों से क्लियर होकर नहीं आते उस वक्त तक खान साहब से नहीं मिलेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला उनको अदालतों से सुरखरू करेंगे और इंशाल्लाह फिर वो तरीन साहब को, खान साहब को जाके मिलेंगे दोबारा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इसी तरह से दोबारा से काम शुरू करेंगे। यानी किसी और जमात की, अपोजिशन जमात के साथ आपके राब्ते या किसी जमात की तरफ से आपसे राब्ता किया गया है? कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं जा सकता, इस बात पे तो सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी जमात के साथ अभी तक किसी का राब्ता है या किसी के ज़हन में भी इस तरह की बात गई हो। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नजरिए के साथ चल रहे हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह नज़ीर के साथ हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर चौहान साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर इश्यूज भी हैं, उन पर बात करेंगे। वेलकम बैक। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार जारी हैं। आए रोज केसेस की शरह में, तादाद में और अमवात की तादाद में भी इजाफा दिखने में आ रहा है। ऐसे में हेल्थ सिस्टम पर पड़ने वाला बोझ भी सवालिया निशान है और उसके साथ साथ अवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिदायत करने वाले, नसीहत करने वाले खुद भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी कामरान बंगेज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों अहबाब का बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो केसेस सामने आ रहे हैं और जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं आने वाले दिनों में, क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इस सूरत हाल के लिए तैयार है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि मैं जनरल सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी जनरल हूं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में। और जो बेसिक सवाल आपने किया है कि इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे हॉस्पिटल्स में, वो दिन ब दिन इसमें बर्डन बढ़ता चला जा रहा है। ख़ासकर पंजाब में तो तकरीबन हम 100% के करीब आ चुके हैं। बहुत सारे हस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं हैं। पंजाब में KPK में कुछ 80-85% ऑक्यूपेंसी है। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर भी हमारी सिचुएशन ख़राब हो रही है। सिंध में कदरे बेहतर है हॉस्पिटल्स की, अभी वो सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन नंबर ऑफ केसेस घंटों में बढ़ रहे हैं। तो लगता ये है कि सिंध के अंदर भी, कराची खासकर और हैदराबाद के सिचुएशन जो है वो ख़राब हो रही है। हॉस्पिटल का बर्डन बढ़ रहा है और सिचुएशन मुझे लगता है कि अल्लाह ना करे हम जो कह रहे हैं वो गलत हो जाए, कि जो है वो इंडिया जैसी सिचुएशन हमारी बनने जा रही है। क्योंकि SOPs पे जो हमने 15 दिन पहले, रमज़ान से पहले कहा था कि इस वक्त लॉकडाउन लगाया जाए, पाकिस्तान में जो है वो हमारी बात नहीं सुनी गई है। कभी भी हम डे 1 से कह रहे हैं कि जिन ममालिक में अपने लोगों को कोरोना से बचाया, उन्होंने फौरी तौर पर लॉकडाउन किया। उसकी मिसाल अभी ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में है कि एक केस डिटेक्ट हुआ, उन्होंने पूरा पर्थ जो है वो बंद कर दिया। इसी तरह से 1 महीने पहले मेलबर्न शहर जो है उनको 3 केसेस मिले, उन्होंने पूरा मेलबर्न बंद कर दिया। हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला मौशी मामलात वाला भी है। हम मुकम्मल लॉकडाउन के मुतामिल हो भी नहीं सकते। तो ऐसे में क्या फिर अवाम पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं आयद हो जाती SOPs फॉलो करने की और सख्ती से एहतियात करने की? देखिए, साथ बात यह है कि बिल्कुल आयद होती है, लेकिन हमारी आवाम का रवैया जो हम लोगों का है, वो पता है आपको कि तकरीबन 1.25 साल से हो गया है। हुकूमत भी चीख रही है। हम एज ए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के हमारी ब्रांचेस जो हैं, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं और भी दूसरे एक्सपर्ट्स आते हैं, वो सारे बोल रहे होते हैं। सियासी लीडरान भी कुछ ना कुछ बोलते हैं कि SOPs पे फॉलो करें। लेकिन आपने यहीं पर कथा कलामी करूंगा, क्योंकि आप सियासी लीडरान के और अवाम के रवैये की बात कर रहे हैं। कामरान बंगेज साहब, अवाम से तो एक्सपेक्ट किया जाता है, उन्हें वाज़ेह हिदायत भी की जाती हैं कि SOPs पर अमल दरामद करें, समाजी फासला रखें, लेकिन हिदायत करने वाले खुद नहीं कर रहे इन हिदायत पर अमल। ये गैर जिम्मेदारी क्यों दिख रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका। देखें, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपने सवाल उठाया है। मैं ये समझता हूँ कल की जिस इशू की आप बात कर रहे हैं, तैमूर झगड़ा के उसकी, एक तो ये एस्पेक्ट बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको डिस्टिंक्ट करें या डिफ्रेंशिएट करें कि जो हमारे ओपिनियन मेकर्स हैं या ओपिनियन लीडर्स हैं, हम पिछले तकरीबन 1 साल से हम मीडिया के तवस्सुत से, जिनमें आप भी आते हैं, हमारे उलमाए कराम भी आते हैं, हम भी हैं उनमें, तो हमारे से अगर एक आध ऐसे गलती हो जाए या कोताही हो जाए तो उसको बुनियाद बनाकर आवाम में ये मैसेज फैलाना भी मेरे ख्याल से नाइंसाफ़ी है कि हम ये कह दें कि जी ये देखें ये कर रहा है, तो आवाम भी उसको, ये एक जस्टिफाइबल चीज़ नहीं है। अब तैमूर झगड़ा के जो अफ्तार पार्टी की बात है, तैमूर झगड़ा को इन्विटेशन आई थी,
ये बताया जाए कि जिम्मेदारी हम लोगों पर, आप पर ज्यादा आयद होती है, तो अगर आपकी तरफ से कोताही होगी तो अवाम तो फिर जवाब बनाएंगे इस चीज को कि जब ये कहा जा रहा है कि शराब बहुत ज्यादा है, हंगामी सूरत हाल है, हेल्थ सिस्टम कोलैप्स होने की तरफ जा रहा है, तब तो जिम्मेदारी ज्यादा दिखानी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ साद, आप जी डॉक्टर साहब आप ऐड कीजिएगा, फिर कामरान मगेश डॉक्टर साहब भी ऐड करना चाह रहे, फिर आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। मैं बहुत माजरत के साथ कामरान साहब, बात सारी ये है कि सिर्फ ये कल का एक वाकया नहीं है। मैं डे 1 से देख रहा हूँ कि इलेक्शन हो रहे हैं, गैदरिंग जमा की जा रही है हुकूमत की तरफ से। फिर सेनेट का इलेक्शन में मैंने देखा कि वजीर आजम से लेके हर आदमी जो है, सारे लोग जो है बगैर मास्क के नजर आ रहे थे। हाथ भी, फुटेजेस भी आ रही हैं कि हाथ मिला रहे हैं हुक्मरान, गले मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो मैसेज अगर हम कह रहे हैं कि अपनी आवाम को कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग करें और हम खुद नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन कामरान मगेश साहब, डॉक्टर साहब का भी पॉइंट आगे, अब आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, मुझे ज़्यादा आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट होकर आ रही है। डॉक्टर साहब ने भी जो बात की मुझे थोड़ी बहुत आ गई समझ। मैं आपको बड़ा ऑनेस्टी के साथ ये बात बता रहा हूँ। मेरी तैमूर जगड़ा से काफ़ी तफसील में इस हवाले से बात हो गई। उनको इनवाइट किया गया था अफ्तारी के लिए, ये उनकी तरफ से नहीं था प्रोग्राम, लेकिन उसके बावजूद आपने देख लिया कि जो FIR कटी उसमें तैमूर भी नॉमिनेट हुआ, तैमूर सलीम का नाम भी उसमें नॉमिनेट हुआ। हमने रूल ऑफ लॉ की जो हमने एग्जाम्पल सेट किया, हमने उसका नाम उसमें ऐड कराया, हालांकि वो इनवाइटेड थे, उसको ये भी नहीं पता था कि कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे। और सिर्फ खाने की, जब वो दस्तरखान बिछा हुआ था, जब खाने का टेबल लगा हुआ था, सिर्फ उस वक्त उसने मास्क हटाया था। उससे पहले वो जब उस इवेंट में गए तो उसने पूरे इवेंट में मास्क पहना हुआ था। बट ये हो जाता है, मैं आपको बताऊं, मैं भी इंसान हूं, आप भी हैं, डॉक्टर साहब भी इंसान हैं, हमसे हो जाती हैं कोताहियाँ, हमसे हो जाती हैं इस तरह के वाक़यात, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर हम ये नहीं कह सकते कि इसकी सिवेरिटी कम है या इसकी सीरियसनेस कम है। मैं ये आपको बता दूं, अगर आज की खैबर पख्तूनख्वा की स्टेटिस्टिक्स में आपको बता दूं, बड़ी अलार्मिंग है जो डॉक्टर साहब ने बात की है। हमारे इधर पॉजिटिविटी रेट, अगर आप पेशावर की बात करें या मर्दान तो 30% से भी आ गए। मर्दान में तो हम कंप्लीट लॉकडाउन पे चले गए। तो ये बात हमारे, हमने देखा है उलमाए कराम भी उसको फॉलो नहीं करते, डॉक्टर्स भी नहीं करते, आप और हम भी नहीं करते, हमसे भी कभी कभी ये हो जाता है। उसको बुनियाद बनाकर हम ये नहीं कह सकते कि सिवेरिटी कम है। तैमूर जगड़ा का जो है वो वीडियो मैसेज आएगा, हमारी अपनी सपोर्ट बेस है, हमारा वोटर बेस है, बल्कि हम अवामी लोग हैं, हमें पूरे अवाम को वो मैसेज क्लियरली देना है। हम देते आ रहे हैं पूरे 1 साल से, बल्कि मैं खुद गाड़ी में हेडफोन लगाकर एक दफ़ा मैं अपने हल्के में निकल आया, मैंने लोगों को रिक्वेस्टें करना शुरू कर दी। तो ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस में भी हमारे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनमें भी हमने देखा कि कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो उसको बुनियाद बनाकर मेरे ख्याल से ये कहना कि हम ओवरऑल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ये ऐसा नहीं है। एक आध वाक़े को लेकर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वो भी मैंने आपको बता दिया कि तैमूर जो है उसकी क्लैरिफिकेशन दे देंगे। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है। कामरान साहब, अगर आपको आवाज आ रही है, मैं ये कह रहा था कि इस वाकये की मजम्मत करके कम से कम ये तो कहा जा सकता है ना कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जाना चाहिए, बनिस्बत इसके कि हम ये बताएं कि किसी ने बुलाया दावत पे या पहले उन्होंने मास्क पहना था या नहीं पहना था। मजम्मत तो कम से कम की जा सकती है आपकी जानिब से। एक तो मुझे ज्यादा क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज, शायद यहाँ पे सिग्नल का इशू है। जो आपने बात की है, देखें हमने तो उसके ऊपर एक्शन ले लिया। अगर सूबाई सिटिंग मिनिस्टर को, ये अनप्रेसिडेंटेड है, हमने उसको FIR में नॉमिनेट कर दिया। अब इससे ज्यादा वो कानून का सामना करेंगे जैसे पब्लिक करती है। अगर कोई वायलेट करता है SOPs को, जो दफा लगती है उसके ऊपर FIR में, वही हमने तैमूर जगड़ा के ऊपर लगा ली है। अब इससे ज्यादा हम देखें, हमने ये मैसेज भी क्लियरली दे दिया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। अब उसके बाद वायलेशन हुई और मेरे ख्याल से मिनिस्टर के खिलाफ ही उसका एक मीडिया ट्रायल हो रहा है। मीडिया ट्रायल होना जो है वो बदकिस्मती है, मैं सिर्फ ये समझता हूँ। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा डॉक्टर साहब। आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि मजमूई तौर पर इस वक्त जो हेल्थ सिस्टम की सूरत हाल है, हमें अस्पतालों की जानिब से ऑक्सीजन सप्लाई के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात नजर आए। वेंटिलेटर्स पर हम पहली वेव में ये खुश थे कि अब हमने वेंटिलेटर्स बनाना शुरू कर दिए, लेकिन कल शिबली फराज साहब ने कहा कि हमारे वेंटिलेटर्स इस काबिल नहीं है जो मकसद पूरा कर सकें कोविड रिलीफ में। तो ओवरऑल हम अपने हेल्थ सिस्टम में इक्विप्ड कितना हैं, इक्विपमेंट्स कितने हैं ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स को लेकर? देखिए, बात सारी ये है कि हम तो कोविड से पहले भी हमारा हेल्थ का निज़ाम बड़ा वीक है, उस वक्त भी वीक था और अभी भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है।
और इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया में, अच्छे अच्छे जिनका हेल्थ का निज़ाम बहुत अच्छा है, इवन कि इंडिया का निज़ाम बहुत अच्छा है हेल्थ का, और उसके बावजूद वो बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं वो लोग। हम तो समझते हैं कि हमारा निज़ाम बहुत ही वीक है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए जो हालात इंडिया के अंदर है। हमें ऑक्सीजन, जो बेसिक हमारा लाइफ लाइन है इस बीमारी के अंदर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इंडिया के अंदर बहुत सारे मसले हुए हैं, लोग इंतकाल कर रहे हैं, लोग अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन के लिए लाइन लगाए हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ऑक्सीजन की 100% अवेलेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। जहां अभी से कमी है अस्पतालों में, तमाम फैसिलिटीज जो हैं वो अभी से तमाम हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन उसको चेक करे। ये हेल्थ अभी से ही ये सारी चीजें चेक करने की जरूरत है। अस्पताल में सहूलियात को भी और अवाम के लेवल पे भी सख्ती से SOPs फॉलो करने की जरूरत है, ताकि किसी भी किस्म के जो मुश्किल फैसले हैं उनसे हम बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल PMA, और बहुत शुक्रिया कामरान बंगे साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, NAB की जानिब से आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ एक और रेफरेंस फाइल किया गया है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी आसिफ अली जरदारी साहब की मुफाहमत की सियासत को लेकर इन मामलात से निकल जाएगी, या फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से जो निकलने का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था अपने तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर, उस फैसले पर नजर सानी करेगी। आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासी लाहे-अमल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह रहमान।